दोस्तों नमस्कार। मैं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स। आज हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे मूल विधि के, और हम ये भी जानेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसका मतलब ये है कि आप जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं या आप मेरी स्ट्रेटेजी से जो तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी पेड ग्रुप वाले की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से भी कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आप कितने पानी में हो। मतलब आपकी तैयारी से यदि ये वाले क्वेश्चन हो पा रहे हैं पिछले सालों के, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप आगे के भी कर पाओगे। यदि आपके ये पिछले साल के क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं और तैयारी करे करे आपको महीनों हो गया है, तो फिर अपना तरीका बदलो, ठीक है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या करें, ठीक है। टॉप 70 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें आज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये 12/7/2017 जो थी 12/12 से और 22/12/2017 तक के, ठीक है। ये जो इस बीच जो क्वेश्चन हुए हैं जितने भी शिफ्टों में, उसमें से मैंने टॉप 70 क्वेश्चन मूल विधि के निकाले हैं और उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, साथ के साथ में क्वेश्चन में देखिए ये सिलेबस है इधर यूपीएसआई 2021 का, ठीक है, जो इसी बार ही आया है। ये सिलेबस है टोटल मूल विधि का, ठीक है भाइयों। तो इसमें मैं आपको सीधा ये बताता चलूँगा कि ये क्वेश्चन कौन से उससे है, टॉपिक से है, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं, पिछले साल कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लगे और हमें क्या चीज़ अपनी तैयार करनी है अच्छे से, क्या चीज़ अपनी बढ़िया करनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन के सामने आपको ये मिलेगा सिलेबस का, ठीक है। और एक काम और करिए, सिलेबस को आप भी ऐसे ही अपने सामने जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे ऐसे टांग लीजिएगा। टोटल सिलेबस आप जो भी यूपीएसआई का है सारे सब्जेक्ट्स का। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है और फिर इनको मर्ज करके दिखा गया है आगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, इसके लिए क्या भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। और बी है आपका ऑप्शन धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण, ठीक है। फिरौती के लिए जब अपहरण करते हैं या किडनैप करते हैं किसी को तो वो धारा 364A में आता है। क्या इन दोनों अपराधों के लिए आईपीसी में मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं ये ए और बी दोनों, केवल ए केवल बी और ए और बी दोनों ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका आईपीसी से है। तो देखिए ये सिलेबस में यहाँ से है, ठीक है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। ये जो ना आपका भारतीय दंड संहिता यहाँ से है आईपीसी से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका, तो इसका उत्तर है आपका ए और बी दोनों। इन दोनों अपराधों के लिए ही किसी भी व्यक्ति को और मृत्युदंड दिया जा सकता है आईपीसी के तहत, ठीक है भाइयों। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है। तो देखिए ये आपका सूचना का अधिकार से है। तो ये सूचना का अधिकार आपका सिलेबस में कहाँ पे, देखिए ये रहा, सिलेबस में जरूर मिलेगा। सिलेबस से ही क्वेश्चन बनेगा, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। आपको बस सिलेबस करना है। यदि आपको कोई मिसगाइड भी कर रहा है तो आप सीधा सिलेबस पे जाइए और देखिए क्या वो सिलेबस से ही क्वेश्चन करा रहा है या नहीं करा रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए उसे और अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। आप खुद अपनी तैयारी करोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे, ठीक है। किसी के चक्कर में लगोगे तो कभी नहीं हो पाओगे, ठीक है। हम बस एक तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है भाइयों। आपका यदि कोई जवाब या क्वेश्चन है उसको हम बस क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इससे और कुछ नहीं। आपको तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप सिलेबस से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी 90 दिन, ठीक है, 90 दिन है इसका ये, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, आय का स्रोत नहीं है। आयकर अधिनियम, अब देखिए ये सिलेबस में यहाँ से देखिए आयकर अधिनियम सीधा सीधा टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कोई इधर उधर से नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी को ये लगता हो कि सिलेबस से बाहर आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेबस से आया है। अब आप देख लो, ठीक है। तो ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका कृषि से आय। जो कृषि से आय होती है उस पर कर नहीं लगाती है सरकार, ठीक है। इसका मतलब ये था, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है, ठीक है। आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, अंतर्गत इनमें से कौन सा आय का स्रोत नहीं है। तो कृषि जो है ना, इनमें से आय का स्रोत नहीं माना जाता है, ठीक है।
मैं गलत बोल गया पीछे, तो कृषि को आय का स्रोत नहीं मानते हैं, ठीक है, सरकार नहीं मानती है, चाहे किसान उसको समझता रहे, ठीक है, किसान की तो आय उसी से है, लेकिन सरकार नहीं मानती है उसको आय का स्रोत, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए हर पेपर में पहली बात तो ये कि कम से कम 15 क्वेश्चन मूल विधि से थे, ठीक है, 15, 14, 13, 12, 11 इतने क्वेश्चन तो जरूर थे हर पेपर में, हर पेपर में, ठीक है, 15 क्वेश्चन कम से कम मूल विधि से, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन किस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, ये जरूर था, तो आपको ये तो छोड़ के नहीं जाने, सारे करके जाने, ठीक है। तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा, और आप यदि मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इन संकेतों पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, टोटल संकेत करा दूंगा मैं उसमें, जो जो आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसमें देखिए ये आपको बताना है, ये आपने देखा होगा कहीं पे रोड पे जाते हुए ये लगा हुआ, और इसमें ये, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है। देखिए अब मैं सिलेबस में दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ से आया है। देखिए इसमें ये रहा यातायात नियमों, ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है आपका आगे खतरा है। इस ये कहीं बोर्ड लग रहा हो ऐसा, ठीक है, तो उसका मतलब है आगे खतरा है, ठीक है, तो उससे आगे नहीं जाना है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समेकित बाल विकास परियोजना। देखिए बाल विकास परियोजना से ये क्वेश्चन है कि कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है, यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये भरना है, ठीक है, खाली स्थान भरना है, यहाँ पे क्या होगा इन ऑप्शन में से, रिक्त स्थान शीर्ष संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार एवं महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी संस्था है जो ये सब काम करती है, ठीक है। तो इसका आप पहले ये देखिए ये सिलेबस में कहाँ से, देखिए महिलाओं वाला जो ये पार्ट है यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, यहीं से है ये क्वेश्चन वैसे, तो सिलेबस से ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। तो ये जो है ये एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो हमारा सार्क है देश की प्रमुख संस्था भी है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। तो ये क्वेश्चन आपका है जनहित याचिका से। देखिए जनहित याचिका कहाँ पे है, इसमें ये रही, ठीक है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताना है कि जो न्यायालय ने सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि झोपड़पट्टियों को हटाओ और उनके रहने योग्य जगह बनाओ, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, ये केस होगा और इसके तहत ये कदम उठाया गया, ठीक है। ये जो जितने भी केस हैं जैसे अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन लग रहा है पेपर में, तो ये तो आपको जरूरी करने हैं। जितने भी केस हैं ये संशोधन भी हुआ है इनकी वजह से, ठीक है, संविधान में जैसे बनाम ये लग जाए ना, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आ रहे हैं पेपर में, और आप कहेंगे तो मैं इन पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ 30-40 के करीब ये ऐसे केस हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए ही, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये आपको लगेगा ये पर्यावरण से है, नहीं, ये भी मूल विधि से क्वेश्चन है, और ये आपका कहाँ से है, प्राकृतिक आपदाओं, यहाँ से है ना। तो देखिए ये रहा पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है, और यहीं से है ये क्वेश्चन। लेकिन आप कभी ये सोचो कि ये जीएस का क्वेश्चन है, नहीं, ये भी मूल विधि का ही क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से ये क्वेश्चन बना है। और कभी आप ये सोचो कि ये जीएस का है, नहीं, 15 क्वेश्चन कम से कम पेपर में मूल विधि से थे, ठीक है। तो देखिए भूमि अधिग्रहण यहाँ से तो नहीं है ये क्वेश्चन, ये पर्यावरण संरक्षण से ही है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड है ना क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है आपका विशेष सुरक्षा बल। वह कौन सा विशेष बल है, विशेष सुरक्षा बल जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। तो विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, ये विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं उस समय पर जब कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आती है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अविवाहित माँ बच्चे के पिता को बिना सूचित किए और पिता का परिचय बिना दिए बच्चे के एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन
प्रस्तुत कर सकती है। तो देखिए यहाँ से ये महिलाओं से क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से होगा, ठीक है, महिलाओं और बच्चों, देखिए दो हैं यहाँ पे टॉपिक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो इसका उत्तर है आपका, ये किस केस के दौरान हुआ, देखिए ये फिर वही आ गया, ठीक है, ये बनाम लग रहा है ना, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, तो ये यहाँ से क्वेश्चन है, पीवीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जरूर क्वेश्चन लग रहा है, ये बनाम जितने भी ये केस हैं किस ऐतिहासिक मामले में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि, तो ये मामला था इन दोनों का, ठीक है, पीवीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है, एनसीटी। तो आइए आगे चलते हैं, महिलाओं और बच्चों से क्वेश्चन था, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है। देखिए भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय, सिंपल सी सीधा नाम आ गया, भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कौन सा अध्याय, कितने अध्याय हैं और कितनी धारा हैं भारतीय दंड संहिता में। देखिए भारतीय दंड संहिता को मैं एक एक मिनट में अपने चैनल पर करा रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुका हूँ। मैं एक एक धारा को उदाहरण सहित करा रहा हूँ, एकदम एग्जाम्पल ऐसे दिए जा रहे हैं उनके कि आप कभी भी पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन लग जाए यदि धाराओं से, तो बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं, तुरंत याद आएगा वहाँ पे कि ये तो यार उससे रिलेटेड था, ठीक है। या तो आपको एग्जाम्पल लगेगा या आपसे सीधे सीधे धारा पूछी जाएगी, या ऐसे पूछा जाएगा कि ये इस धारा में क्या है, ठीक है। 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है धारा से, तो आप देख लीजिए, वहाँ से चेक कर लीजिए, या आपको कोई और अच्छा सोर्स मिल रहा हो तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आईपीसी में 511 धारा है, लेकिन आपको 511 नहीं करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो धाराएँ हैं वो हमारे यूपीएससी के लिए हैं। आपको कोई कानून थोड़ी लड़ना है वहाँ पे, आपको वो नहीं बनना है, जज नहीं बनना है या वकील नहीं बनना है यूपीएससी में, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं करा रहा हूँ, उससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, इसका देख लेते हैं। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता से है क्वेश्चन आपका, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनने के लिए जुर्माने से संबंधित है। तो इसका उत्तर है आपका ये अध्याय आपका 14, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है, ऐसे मिला हुआ आपको कहीं पर, तो इसका क्या अर्थ है। तो ये यहीं से है आपका यातायात नियमों से, ठीक है। यातायात नियमों से ज़्यादातर क्वेश्चन यही थे प्रतीक वाले कि इसका क्या अर्थ है, क्या क्या अर्थ है, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर है आपका अनिवार्य दायां मोड़, दायां मोड़ है और अनिवार्य है, जरूरी है, उससे आगे रास्ता ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कर से क्वेश्चन है, तो आपका ये क्वेश्चन है सीधा यहाँ से, देखिए आयकर विभाग से क्वेश्चन है ये रहा आयकर अधिनियम, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन लगा है आपका कर वाला। देखिए नंबर इसमें 2 दिए हैं ऑप्शन, यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है, पर वह कर लगाया जाएगा जो जब लगाया जाता जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया होता, ठीक है, समझ रहे हैं आप। नंबर 2 है इसमें, मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है, ठीक है। देख इतने हार्ड क्वेश्चन हैं, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो यदि ये आप पर हो रहे हैं। और ये देखिए ये यूपीएससी या पीसीएस वाला लेवल है, ये ऐसे पूछ लेना जब क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों, केवल ए बी, ये वो लेवल है बड़ा वाला, ठीक है। तो आप ज़रा संभल के तैयारी कीजिएगा, कभी आप कोई मिसगाइड कर रहा हो आपको तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितने पानी में है, ठीक है भाइयों। तो इसलिए मैं ये प्रीवियस वीडियो लाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सीधा तैयारी में लग जाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि पीछे क्या हुआ था, ठीक है, क्या कैसा पेपर आया था। जो पिछले साल दे चुके हैं उनको तो पता रहता है, ठीक है, वो इस बार क्लियर भी कर जाते हैं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, बस तैयारी में लग जाएंगे, चीज़ों को कंप्लीट करने में लग जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर चीज़ नहीं देख पाते। देखते भी हैं तो 1-2 क्वेश्चन देख लिया बस काम खत्म, फिर अपनी तैयारी में लग जाएंगे, वो पता नहीं क्या वो भेड़ चाल वही दूसरों की तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उनसे आपको एक आइडिया लगाना है कि कहाँ से लेवल है, क्या लेवल है, कहाँ से लग रहा है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में जो है वहाँ से क्वेश्चन लग भी रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है सिलेबस के, तो इससे आइडिया करना है आपको। और आपको यहाँ तक कि ये भी लिख के रखना है कि आयकर अधिनियम से इस पेपर में इतना क्वेश्चन लग रहा है, इससे तो आप
फिर आयकर अधिनियम ही को ही अच्छे से करोगे तो इससे आपका 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसे भी आपको वो करना है, डिटेल एनालिसिस करना है खुद को ही अपने पेपर का, ठीक है। सब चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ से इतना क्वेश्चन लग रहा है इस चीज़ में। देखिए इसका उत्तर था आपका पी और क्यू दोनों, दोनों ही सही हैं, इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के रूप में सामने आया? तो इसका उत्तर है आपका तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। देखिए फिर बनाम वाला क्वेश्चन आ गया है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर लग रहे हैं इससे बनाम वाले से, ठीक है। तो बिल्कुल भी इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, कहीं पर लड़ रहे हैं कुछ लोग, तो उसे बलवा करना कहता है। तो वहाँ पर बलवा लगा दिया जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाता है, ठीक है। कितने लोग होंगे कि उन पर बलवा लागू हो सकता है ऐसी स्थिति में? तो आंसर है इसका आपका 2, ठीक है। 2 ऐसे लोग होंगे जो जिन पर बलवा लग सकता है, 2 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे मतलब जैसे धारा 144 लगती है, आपने सुना होगा कभी कि 4 आदमियों को खड़ा नहीं होने देते, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे ये बलवा है, ये सार्वजनिक शांति भंग करने के उसमें लगाया जाता है बलवा, ठीक है। तो 2 आदमियों पर ही लग जाता है, 2 आदमी एक जगह नहीं हो सकते, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है? नंबर ए, लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। नंबर बी, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 को किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन है आपका केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो ये आपका देखिए सिलेबस में यहाँ से है, सूचना का अधिकार, यहाँ से एक क्वेश्चन लगा है आपका। सूचना के अधिकार से भी हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, जरूर ही आ रहा है यहाँ से। और नंबर सी है इसका, श्री राजीव माथुर वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्या ये सही है? जो ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, ठीक है। आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक सीमित है, ये ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सच है, ठीक है। एक मैं आपको ये और बता दूं, आपको इनके सबके सूचना आयुक्त या इसका मुख्य न्याय वो कौन है, जो अध्यक्ष है, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैं आपको इसकी मूल विधि में सब कुछ करा दूंगा। ये जितने भी टॉपिक लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन पे सब पे एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है भाइयों। तो इसका उत्तर है आपका, जो ये राजीव माथुर थे वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त नहीं थे पिछले साल, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो उसके हिसाब से ये नहीं था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आता है? देखिए फिर सूचना का अधिकार से क्वेश्चन आ गया है, देख रहे हो आप, एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो ये भी आपका सूचना के अधिकार से है, ठीक है, सूचना का अधिकार। तो इसका उत्तर है आपका फाइल टिप्पण, ठीक है, अंतर्गत नहीं आता है, सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है फाइल टिप्पण, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस जनहित याचिका मामले में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है? तो देखिए ये फिर वही केस वाले आ गया है क्वेश्चन, बनाम वाला। तो इसका उत्तर है आपका जावेद बनाम हरियाणा राज्य, ठीक है, ये बनाम है, ठीक है भाइयों, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। आइए आगे चलते हैं, कुछ देखिए फिर आ गया यातायात से, ठीक है, यातायात नियमों से है क्वेश्चन। तो इसका आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। एक ये ऐसे बन रहा हो चिन्ह और दूसरा ऐसा बन रहा हो, तो उसका मतलब है यातायात सीधा और 2 तरफा है, ठीक है। आगे यातायात सीधा है और 2 तरफा है, मतलब जैसे डिवाइडर रहता है और इधर से रोड जाने वाली इधर को और इधर से ये इसका साइन है, ठीक है, समझ गए आप। ये मतलब रोड जो है हाईवे है वो ऐसे है कि इधर जाने वाला को इधर है और इधर जाने वाला को इधर है, 2 तरफा उसको कहते हैं, ठीक है। सीधा है मतलब सीधे लाइन में, आपको इधर उधर कोई टर्न नहीं है, सीधे चलते रहना है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग में लाया गया था। देखिए वनस्पति कृषि से क्वेश्चन है आपका, तो भूमि सुधार से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो और आपका यहीं से है भूमि सुधार, और भूमि अधिग्रहण से तो ये नहीं है, ठीक है। तो भूमि सुधार से ये क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ठीक है।
आइए आगे देखिए, वन्य जीव संरक्षण यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भूमि सुधार से है। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में यहाँ पे आपको फिल करना है, प्रयोग में लाया गया था। इसका उत्तर आपका दक्षिण पूर्व एशिया के द्वारा प्रयोग में लाया गया था पहली बार, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार RTI, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं RTI, अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है? कौन सी जानकारी ऐसी है जिसको सूचना के अधिकार के अंतर्गत साझा नहीं किया जा सकता है? सूचना के अधिकार में आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसको जवाब देना पड़ता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो देखिए, सूचना के अधिकार से क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ फिर सूचना के अधिकार से क्वेश्चन लग रहा है जरूर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 2, फिर बाद में आंसर वाले ऑप्शन है। बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी क्या देगी सरकार? विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, इनको बताएगी क्या सरकार आपको? विदेशी सरकारों से जो प्राप्त सूचना है उनको नहीं। आप सीधा ऑप्शन से ही देख लेंगे। देखिए, ए और बी दोनों साझा नहीं किया जा सकता, इन दोनों को ही साझा नहीं किया जा सकता, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से परिकल्पित है? तो ये आपका कहाँ से है? मानव के अधिकार जो हैं, तो आपका देखिए सूचना का अधिकार हो गया है, मानव अधिकार, देखिए ये रहा मानव अधिकार संरक्षण, यहाँ से एक क्वेश्चन लगा है आपका ये वाला, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हैं भी राजनीति निर्देशक तत्व हैं या मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से हैं आपके? तो इसमें ए और बी, मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये घटक हैं संविधान के, मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं, ठीक है भाइयों। तो इसका उत्तर था ये दोनों, ए और बी दोनों। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है? किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को संपत्ति समर्पित करने की प्रथा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग, सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है, और शिक्षा या स्वास्थ्य संबंध स्थिति में प्रवेश निषेध है, ठीक है, स्वास्थ्य संस्थानों में प्रवेश निषेध है। तो ऐसे इसका आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका? देखें यहाँ से है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए, अनुसूचित जाति और सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ठीक है भाइयों। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से है, तो इसका उत्तर है आपका ए और बी दोनों, ठीक है। तो ये दोनों इसके उत्तर हैं। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, यहाँ पे फिल करना है आपको। को भूमि अभिलेख के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको बताना है आपको। इसका उत्तर है आपका राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP, ठीक है। तो इसका उत्तर है नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी आयकर की, देखिए आयकर से क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम है जो है आपका, के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। तो इसका उत्तर है आपका व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ठीक है। तो ये आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है? देखिए, आपका पर्यावरण से क्वेश्चन है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है, ठीक है, या अपना जो भी अपना योगदान दिया है या जिन्होंने मदद की है। तो इसका उत्तर है आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? जनहित याचिका, तो आपको जनहित याचिका से क्वेश्चन है, तो ये देखिए यहाँ से, ये टॉपिक से क्वेश्चन है। नंबर ए, 2 कथन दिए गए हैं इसके। जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकारी या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो है वो केवल राज्य या केंद्र सरकारी जो आदमी हैं उनके लिए और नगर निगम के अधिकारियों के लिए ही दायर की जा सकती है, ठीक है। नंबर बी है,
निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है आपका ये है, ए और बी दोनों में से कोई सा भी नहीं है। जनहित याचिका इनके लिए ही नहीं किसी के लिए भी दायर की जा सकती है, ठीक है, और ये भी गलत है आपका, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है, ठीक है। बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? तो ये आपका कर से भी क्वेश्चन हो सकता है और ये आपका कृषि से भी, दोनों से क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, ठीक है। तो आपका यहाँ से कृषि से भी हो सकता है। इसका उत्तर आपका जो फसल 1 साल या उससे कम के लिए उगाई जाती है, जो फसल 1 साल या उसके कम के लिए उगाई जाती है वो बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल मानी जाती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यातायात चिन्ह से फिर एक क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसका मतलब क्या है, जब ये बन रहा हो कहीं पे तो इसका मतलब क्या होगा, समझ गए होंगे आप। तो यातायात से क्वेश्चन है आपका और इसका उत्तर है आपका आगे चौराहा है, ना कि आगे उस अस्पताल है, ठीक है। यहाँ गलती मत कर दीजिएगा। अस्पताल वाले पर एक बेड सा बना रहता है, आपने देखा होगा, यहाँ पे अस्पताल है आगे, ठीक है। ये चौराहे का है, आगे चौराहा है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? देखिए सिंचाई से क्वेश्चन है और सिंचाई जो है ये कृषि में ही आता है आपका, ठीक है। कृषि वाले टॉपिक से ये है क्वेश्चन, और भूमि सुधार से भी हो सकता है ये, यहाँ से भी, या फिर आपका, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है आपका, आप देखिए भारत से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से करी जाती है? ट्यूबवेल और जल सिंचाई से, ठीक है। ट्यूबवेल से, कुएं और ट्यूबवेल से, ये कुएं और ट्यूबवेल जो होती हैं उनसे सिंचाई की जाती है भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए आयकर अधिनियम से क्वेश्चन आ गया है। फिर आयकर कानून के तहत किस निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है? तो देखिए उसको भारत का निवासी कब माना जाएगा। नंबर पी, वह संबंध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवासी है, ठीक है। वो जिस वर्ष वो वो दाखिल कर रहा है या दायर कर रहा है, ठीक है, उससे वो 10 वर्षों से पहले कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवास कर चुका हो, उससे 10 वर्ष पहले, ठीक है। नंबर 2, संबंध वर्ष से तत्काल पहले 7 वर्षों के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक का रहा हो। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका प्योर क्यों, दोनों सही हैं इसमें। ये दोनों कंडीशन वो यदि अप्लाई करता है तो वो भारत का निवासी माना जाएगा, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा अपराध के मूलभूत तत्व हैं, ठीक है। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? तो ये आपका सीधा सीधा भारतीय दंड संहिता से या भारतीय दंड विधान से क्वेश्चन है। पी है इसमें इंसान द्वारा किए गए अपराध जो होते हैं, आपराधिक इरादा, यदि कोई इरादा भी रखता है, कोई अवैध कार्य या चूक, कोई अवैध कार्य करना या चूक हो गई हो, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या शांति को चोट पहुंचाना, ये अपराध के मूलभूत तत्व हैं या नहीं, इनमें से आपको उत्तर देना। तो इसका उत्तर है आपका पी क्यों आ रहा है, ये सभी अपराध के मूलभूत तत्व हैं, ये सभी, इनमें से यदि कोई कुछ करता है तो वो अपराध माना जाएगा, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें उस टाइम का क्वेश्चन था ये 2017 का, तो मानवाधिकार से क्वेश्चन था ये। देखिए मानवाधिकार संरक्षण, यहाँ से क्वेश्चन था ये। इसमें आपको सब चीज़ बताई जाएंगी अंदर जब आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो इसका उत्तर है आपका एलेनोर रोसावाल्ड, ठीक है। तो ये मतलब ये टाइम से पहले क्वेश्चन है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन सही यही रहेगा, ठीक है। ये चाहे 2017 में आए चाहे 2021 में, ठीक है भाइयों। तो इसका उत्तर यही रहेगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने, यहाँ पे आपको फिल करना है, साल के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया, तब सिंह भूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो इसका उत्तर है आपका सांगवान बागान, ठीक है। सांगवान के जो बागान थे वहाँ, वो इसका यहाँ पे फिल करना है आपको, ठीक है। वन के स्थान पर, जो साल के वन के स्थान पर सांगवान बागान उपजाने का फैसला लिया था, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से क्वेश्चन है फिर आपका, ठीक है। तो सूचना के अधिकार से बहुत क्वेश्चन लग रहे हैं आपके, तो इसको तो कम अच्छे से वो कर ही लीजिएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को यहाँ पे फिल करना है में वर्णित किया गया है। कौन सी धारा में इसको वर्णित किया गया है? मैं आपको फिर बता दूं, ये जितने भी हैं इनमें सबकी अलग अलग अपनी अपनी धाराएं भी हैं। उनसे जो कानून बने हैं, सूचना का अधिकार में जो कानून है, आयकर अधिनियम में जो कानून है, उनकी भी अपनी अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है। आईपीसी में भी धाराएं हैं और बाकी इन सब टॉपिकों में धारा मिलेंगी आपको। तो ये जो ऊपर है ये धारा 4 का पहला जो धारा 4A है, कह लीजिए, ए कह लीजिए या 1 कह लीजिए, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को धारा 4A में वर्णित किया गया, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 5 फैसलों के बारे में सही है, ठीक है। तो ये फिर वही केस से क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखिए 2 कथन दिए गए हैं। आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है आपका पी और क्यों, ये सारे, ठीक है। पी, क्यों और आर सभी, ठीक है। तो इसमें पी और क्यों ही है बस, ठीक है भाइयों। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 35, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सही नहीं है? इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्री के अधीन रखा गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। तो इसका उत्तर है आपका, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ठीक है भाइयों। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। इसमें हम आज 35 क्वेश्चन ही करेंगे। आगे के जो 35 क्वेश्चन हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं कल ले आऊँगा उसको, ठीक है। तो आप पहले इनको ही देख लीजिए, ये वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं इसलिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो इससे आगे के जो 35 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा कि आप कहाँ चल रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।